स्टडी एट्स। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं ये न्यू हमारा चैनल हमने स्टार्ट किया है जिस पे हम लोग अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा पॉलिटी का लेक्चर 2 है जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां हम लोग ने अपनी लास्ट क्लास में छोड़ा था। हम लोग पढ़ रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स एंड हम लोग ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले के सारे लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, उससे पहले हम लोग के ऊपर कंपनी का रूल था। अब उस रिवॉल्ट को देख के ब्रिटिश क्राउन ये समझ गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अब बस की नहीं है कि वो इंडिया के ऊपर गवर्नेंस अपनी कंटिन्यू कर सकें। तो इसलिए अब ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का रूल, इंडिया का गवर्नेंस डायरेक्ट अपने हाथ में लिया और उससे रिलेटेड जो उन्होंने एक्ट्स निकाले, जो भी रिफॉर्म्स किए, अब वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से आया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इससे क्या हुआ, इसी एक्ट की वजह से कंपनी का रूल इंडिया में एंड हो गया। ओके, कंपनीज रूल एंडेड इन इंडिया। And what did it do? It made गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज मेड वाइसराय ऑफ इंडिया। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू जो इंडिया के गवर्नर जनरल होते थे उनको वाइसराय बना दिया गया। तो आपसे अगर पूछे कि हु वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, तो आप क्या आंसर देंगे? इट वॉज लॉर्ड कैनिंग। हु वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? इट वॉज लॉर्ड कैनिंग। और इसी में वाइसराय की हेल्प करने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये क्या थे? इनका काम था इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना। व्हाट वाज हिज वर्क? हिज वर्क वाज टू कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनकी हेल्प के लिए बनाई गई एक 15 मेंबर काउंसिल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की हेल्प के लिए बनाई गई एक 15 मेंबर काउंसिल। ओके, आपको ये याद रखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से क्या हुआ, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इससे कंपनी का रूल इंडिया में खत्म कर दिया गया। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको वाइसराय बना दिया गया और ऐसे पहले वाइसराय बने लॉर्ड कैनिंग। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट लाई गई जिसमें इनका वर्क था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, और एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए। देन द नेक्स्ट एक्ट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। इससे क्या कहा गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू वाइसरायज लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि फर्स्ट टाइम में जो वाइसराय थे उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसको नॉमिनेट किया गया? इंडियंस को। इससे पहले इंडियंस तो होते नहीं थे उनकी काउंसिल में, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 आया उसके थ्रू वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को भी नॉमिनेट किया गया। इसी के थ्रू पोर्टफोलियो सिस्टम भी लीगली रिकॉग्नाइज हो गया इंडिया में। व्हाट डिड इट डू? इट लीगली रिकॉग्नाइज द पोर्टफोलियो सिस्टम। और जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज की, वो रिस्टोर कर दी गई। चलिए, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ये बताइए किस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बॉम्बे एंड मद्रास की प्रेसिडेंसीज को बंगाल की प्रेसिडेंसी कहें या फिर कहें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर रखा गया था? इसका आंसर आप लोग हमें दीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट था कि वाइसराय वॉज एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंसेस, यानी कि वाइसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई। और ये ऑर्डिनेंस कितने टाइम तक वैलिड रहता था? सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। इससे क्या हुआ, जो कि वाइसरॉय की, हम लोग कहते हैं कि एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उसको कह सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा के 16 कर दिए गए। क्या किया गया? इट इंक्रीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स ऑफ इंडियन काउंसिल टू 16। ओके, एंड इसमें क्या किया गया कि मेंबर्स जो थे उनको एनुअल बजट डिस्कस करने की परमिशन मिल गई। लेकिन एक बात याद रखनी है, दे हैव नो वोटिंग राइट्स, ओनली डिस्कशन। यानी कि अब जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको परमिशन मिल गई कि अब वो बजट डिस्कस कर सकते थे, लेकिन अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। और क्या था इसके थ्रू?
इसके थ्रू जो नेक्स्ट प्रोविजन हुआ वो था कि मेंबर्स कुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पब्लिक मैटर्स। मेंबर्स को परमिशन मिल गई कि वो क्वेश्चंस आस्क कर सकते थे पब्लिक मैटर्स पे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि क्वेश्चंस आस्क करने से पहले आपको एक 6 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, यानी आपको 6 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। और आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, यानी कि नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ओके, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे, केवल पब्लिक मैटर्स पे क्वेश्चन पूछ सकते थे, वो भी 6 डेज की नोटिस के थ्रू। अब नेक्स्ट हमारा जो आया वो था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। अब आप बताइए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में हु वाज मॉर्ले? मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। हु वाज मॉर्ले? लॉर्ड मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड मिंटो जो थे, इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है क्योंकि इसी एक्ट के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, समझे, इसी एक्ट के थ्रू मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे दिया गया। और इसके थ्रू फिर से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसके मेंबर्स की संख्या 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई थी। तो अब आप देख रहे हैं क्या हुआ। सबसे पहले जब लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस हुई आफ्टर द रिवॉल्ट, उसमें टोटल मेंबर्स जो मैक्सिमम हो सकते थे वो 15 थे। उसके बाद दे वर इंक्रीज टू 16 एंड नाउ इन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 देयर मैक्सिमम नंबर इंक्रीज्ड टू 60। तो आप ये याद रखिएगा। और इसके थ्रू एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो ये थी कि इंडियंस वर अलाउड टू ज्वाइन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कि अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें इंडियंस भी ज्वाइन कर सकते थे। और हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन एग्जीक्यूटिव काउंसिल? इट वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आप क्या आंसर देंगे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्होंने क्या ज्वाइन किया था? एज अ लॉ मेंबर। इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की थी एज अ लॉ मेंबर, ये आपको याद रखना है। और इसके थ्रू मेंबर्स को एक और पावर मिली कि अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि पहले आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछ सकते थे लेकिन नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, लेकिन इसके थ्रू आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की भी पावर दे दी गई। देन द नेक्स्ट डेट केम वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इसमें ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ जो आपको किसी एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए आपको बस याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। उसके बाद नेक्स्ट कब आया था? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 19, ओ माय गॉड, सॉरी, देयर इज अ एरर, इट्स नॉट 1915, इट शुड बी 1919। ओके, इट शुड बी 1919, it should be 1919. Okay, Montagu Chelmsford reform 1919. Okay, again, who was Montagu? He was Secretary of State for India. Montagu जो थे वो Secretary of State थे इंडिया के लिए, and Chelmsford जो थे वो वाइसराय थे इंडिया के। Who was Chelmsford? He was the वाइसराय of India. इसके थ्रू अब देखिए क्या क्या किया कि प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई। क्या इंट्रोड्यूस की गई? डायरकी। इसमें क्या था? इसमें देखिए दो थे, एक था रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड द अनदर वन वाज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उनको कौन हैंडल करता? गवर्नर्स और एंड उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो हु हैंडल्ड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स? इट वाज गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बट हु हैंडल्ड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट? इट वाज हैंडल्ड बाय इंडियन मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सिंपल अगर आपको समझाएं तो ये समझिए कि जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, रिजर्व सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए इंडियन मिनिस्टर्स थे जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग चाहें कि सर रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या आता था, तो देखिए रिजर्व सब्जेक्ट में आते थे पुलिस, फाइनेंस, रिवेन्यू, इस टाइप के मैटर्स। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या मैटर्स आते थे? एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड एट्सेट्रा। तो आपसे आई होप इसके थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट what happened? We got bicameral legislator where at the center। याद रखना है bicameral legislator कहाँ मिला हम लोग को? सेंटर पे। इसमें क्या था? इसमें एक हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि हो गया अपर हाउस, एंड वी हैव अनदर दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट वाज लोअर हाउस। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि हम लोग को बाइकैमरल लेजिस्लेचर किस एक्ट के थ्रू मिला? आपका आंसर होगा मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। एंड इसी के थ्रू हम लोग को डायरकी भी प्रोविंसेस पे मिली थी। अब एक और क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वाज द अपर हाउस? आपका आंसर होगा काउंसिल ऑफ स्टेट। एंड व्हाट वाज द लोअर हाउस? आपका आंसर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। देन इसी के थ्रू वुमेन गॉट राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जो वुमेन थी, कौन वुमेन? इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन को सबसे पहले राइट टू वोट इसी के थ्रू मिल गया। और इसी एक्ट के थ्रू एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी सेटअप किया गया। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया 1926 में, जिसका काम था सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करना। इसी के थ्रू प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया, यानी अब जो प्रोविंसेस का बजट होता था वो सेंट्रल बजट से अलग हो गया। अब सेंट्रल बजट अलग आएगा, प्रोविंसेस का बजट अलग आएगा। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो एक्सटेंड कर दिया गया 6 इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस के लिए। जो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट केवल मुस्लिम्स के लिए किया गया था, अब उसको फर्दर एक्सटेंड करके 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को भी दे दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो वो था, इसी बीच आ गई साइमन कमीशन। व्हाट वाज द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन। अगर आपसे पूछे हु वाज द हेड ऑफ साइमन कमीशन, योर आंसर शुड बी सर जॉन साइमन। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1927 में। और ये क्यों बनी थी? देखिए, साइमन कमीशन बनी थी केवल और केवल ये इंक्वायर करने के लिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, या फिर जिसे कह सकते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ऑफ 1919, इसकी वर्किंग के ऊपर नज़र रखना, इसको इंक्वायर करना कि इस एक्ट के वर्क्स कैसे रहे। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? 1930। लेकिन हम लोग जैसा कि जानते हैं साइमन कमीशन का इंडिया में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। इसको इंडिया में साइमन गो बैक के नारे से वेलकम किया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन हमारा ये है कि साइमन कमीशन का विरोध इंडिया में किस वजह से हुआ था और ये सबसे पहले इंडिया में कहाँ आई थी? तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज साइमन कमीशन अपोज्ड इन इंडिया? And second question is where did Simon Commission first arrived in India? उसके बाद जो एक्ट आया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट था ब्रिटिश कॉन का। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इससे कुछ चीज़ें डायरेक्ट ली गई थी। ये क्या था? ये देखिए, लॉन्गेस्ट एक्ट था, हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। इसमें क्या था? 321 सेक्शंस थे एंड 10 शेड्यूल्स थी। देखिए, डायरकी इन प्रोविंसेस एबॉलिश्ड एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस। डायरकी जो प्रोविंसेस को दी गई थी अभी, वो इससे एबॉलिश कर दी गई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई। प्रपोज्ड डायरकी एट सेंट्रल लेवल। अब इससे क्या हुआ ये आपको याद रखना है, सेंट्रल लेवल पे डायरकी आ गई। आपको याद रखना है, डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे ख़त्म करके सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दी गई। लेकिन क्या हुआ? ये कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाई, यानी सेंट्रल लेवल पर डायरकी कभी आ ही नहीं पाई। और एक और इसमें चीज़ हुई थी, वो था प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन। क्या प्रपोज किया? कि ऑल इंडिया फेडरेशन हो, लेकिन ये भी कभी नहीं हो पाया। तो आपको याद रखना है कि ये जो दोनों हैं ये बस प्रपोजल्स थे डेट वर नेवर formed. Okay, so first one was diarchy at central level, it was never implemented, and second was all India Federation, that was also never formed. तो ये दोनों कभी हो ही नहीं पाया। उसके बाद क्या था? पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया, जो कि है फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये वैसे ही है जैसे आज अभी भी हम लोग के में करंट होते हैं। कुछ इश्यूज़ पे सेंटर लॉज बनाता है, कुछ पे स्टेट्स बनाती हैं और कुछ पे दोनों मिलके बनाते हैं। वैसे ही ये था कि फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, इसी के थ्रू अब आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है, ये आपका इसमें नहीं और स्टैटिक के उस पार्ट में भी हेल्पफुल है, वो है कि इट इस्टेब्लिश्ड फेडरल कोर्ट इन 1937। इसी एक्ट के थ्रू 1937 में फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया। एंड इसी के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई कब? 1935 में। अब आपसे एक क्वेश्चन एक और है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आरबीआई? ओके, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है।
ठीक है। अब एक और जो अगले हम इसका लास्ट पॉइंट ये है कि बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, इसी के थ्रू बर्मा, जिसे आज हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, उसको इंडिया से सेपरेट कर दिया गया और 2 नए प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस कर दिए गए। कौन से? उड़ीसा एंड सिंध। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड उड़ीसा एंड सिंध आर क्रिएटेड एज 2 सेपरेट प्रोविंसेस। देन व्हाट इज नेक्स्ट? इट्स क्रिप्स मिशन। ये कब आया था? मार्च 1942 में। हु वाज हेडिंग इट? इट वाज हेडेड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब आया नेक्स्ट, वो था क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में एंड इट वाज हेडेड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ओके, एंड व्हाट वाज द एम ऑफ क्रिप्स मिशन? देखिए, जब ये 1942 में आया तब हम लोग जानते हैं इस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, तो ये भेजा गया था सिर्फ इसलिए कि इंडियंस से इनको नेगोशिएट करना था ब्रिटिश क्राउन को, जिससे हम लोग उनकी हेल्प करें वर्ल्ड वॉर 2 में। तो व्हाट वाज इट्स एम? सेंट टू नेगोशिएट विद इंडिया फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। और इसने क्या क्या अपने प्रपोजल्स रखे थे इंडियन पीपल के सामने? इट प्रॉमिस्ड डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। क्या कहा कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। कब? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। एंड इट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फॉर्म ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसने क्या कह दिया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाएंगे जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे इंडियन मेंबर्स ही होंगे। लेकिन 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 इट वाज रिजेक्टेड बाय बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही थी कि हमको आप पे ट्रस्ट नहीं है, आपको जो भी ये करना है, आपको डोमिनियन स्टेटस इंडिया को देनी है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, वो आपको हम लोग की हेल्प लेने से पहले करना पड़ेगा। और मुस्लिम लीग इसका अपोज इसलिए कर रही थी क्योंकि इसमें कहीं भी सेपरेट कंट्री की बात नहीं हो रही थी, जो कि पाकिस्तान है। ओके, अब ये तो देखिए एक क्रिप्स मिशन जो था ये एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया। फिर अब इसके अपोज में इंडियंस ने क्या किया? इसके अपोज में इंडियंस ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया 1942 में। यह आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्विट इंडिया मूवमेंट किस वजह से चलाया गया था, तो इट वाज लॉन्च्ड इन द अपोजिशन ऑफ क्रिप्स मिशन। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव, इट्स कैबिनेट प्लान 1946। देखिए, कैबिनेट प्लान जो था ये 3 मेंबर की एक कमेटी थी, जो कि कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। जिसमें जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। याद रखिएगा, हु वॉज लॉर्ड पैथिक लॉरेंस? ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कैबिनेट प्लान का? इसका ऑब्जेक्टिव था इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाना एज सुन एज पॉसिबल। ये भेजा गया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिल जाए। इसने क्या किया था? इसने कहा था कि हम मुस्लिम्स के लिए सेपरेट कंट्री नहीं सपोर्ट करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच प्लान रिफ्यूज्ड द सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स? इट वाज कैबिनेट प्लान, यू हैव टू रिमेंबर इट। देन इसी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की फॉर्म हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज माउंटबेटन प्लान। अब देखिए, आप सब लोग जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को। इन्होंने क्या किया? प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस। इनकी कंट्री का जो रूल था वो इंडियंस को सौंप दिया जाएगा और इन्हीं ने पार्टीशन ऑफ कंट्री किया था। पार्टीशन ऑफ कंट्री वॉज लेट डाउन इन माउंटबेटन प्लान। और इसको फॉर्मल शेप कब मिली थी? 3 जून 1947 को। ये आपको याद रखना है, 3 जून 1947 को। और इसी के साथ हम लोग आज़ाद हो गए थे, इंडिपेंडेंस इंडिया। और जैसा हम लोग जानते हैं 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आप लोग से एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर आपको फिर से देना है कमेंट सेक्शन। वो है कि जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली थी, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आप लोग को इसका भी आंसर देना है। एंड इसी के साथ हम लोग के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स खत्म होते हैं। आई होप आप लोग को ये हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। एंड अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो हमें सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। एंड नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द ही आएगी। थैंक्स अ लॉट।